लोग पढ़ रहे हैं कर व्यवस्था चैप्टर। ठीक, सबसे पहले मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल की क्लास में हम लोग कहां पहुंच गए थे? हम लोगों ने कल आयकर को देखना प्रारंभ कर दिया था, इनकम टैक्स को देखना प्रारंभ कर दिया था, इनकम टैक्स को देखना प्रारंभ कर दिया था। इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में हमने क्या समझने की कोशिश की थी कि पुरानी आयकर व्यवस्था क्या थी, उसमें किस तरह के स्लैब थे, 5%, 20%, 30%, सिंपल। ठीक ना। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कई तरह की छूटें दी जाती थी सरकार द्वारा। जैसे अगर आप किसी खास सेक्टर में निवेश कर रहे हैं या किसी खास तरह के जो है वो बिल्स में, अगर बिल वगैरह में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसे उस पर इनकम टैक्स में कुछ रिबेट वगैरह, कुछ छूटें वगैरह मिला करती थी। लेकिन इसके कारण क्या हो जाता था, ये पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इसी कारण से सन 2019 में सरकार ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए नई कर व्यवस्था, नई आयकर व्यवस्था लेकर आई सरकार, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि दरों को कम कर दिया गया, लेकिन ये बोल दिया गया कि आपको छूटों का लाभ नहीं मिलेगा। अब आप किसी भी प्रकार की छूटें प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हमने देखा कि स्लैब्स बढ़ा दिए गए थे। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि आय में जो है वो 2.5 का पहाड़ा पढ़ दो और टैक्स में जो है वो 5 का पहाड़ा पढ़ दो। उसके बाद हमने क्या देखा कि इस बार के बजट में इस नई कर प्रणाली में भी संशोधन किया गया और क्या कर दिया गया है, अब इसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है और साथ साथ इधर अब आय की गणना या आय का जो वो स्लैब बनाया गया है वो 3 के पहाड़े के आधार पर है या 3 के गुणज में है। यहां तक बात हम लोगों ने कल समझ लिया था। हमने ये भी देख लिया था क्या कि यद्यपि हमारी पुरानी कर व्यवस्था या नई वाली जो पुरानी थी, अरे एक तो हो गई पुरानी कर व्यवस्था जिसमें 5%, 20%, 30% है, और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि नई वाली पुरानी कर व्यवस्था, यानी कि जो इस बार संशोधन हुआ है वो नहीं, उससे पहले उसमें क्या था कि यद्यपि आपके ऊपर कर जो है वो 2.5 लाख के बाद से लगना स्टार्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि टैक्स स्लैब जो था उसमें उन्मुक्ति आपको 0 से 2.5 लाख तक की थी। 2.5 लाख के बाद आपके ऊपर कर लगना प्रारंभ हो जाता था। लेकिन फिर मैंने क्या बताया आपको कि सरकार ने इनकम टैक्स कानून के प्रावधानों का प्रयोग करके आपको 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो उस पर रिबेट दे रखा था कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि यदि हम स्लैब की बात करें तो आपके ऊपर लग रहा है 2.5 से जैसे ही 5% के 5 लाख के बीच में आ रहे हैं तो आपके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से रिबेट दे दिया था। बात समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि सरकार ने अपनी तरफ से रिबेट दे रखा था कि हम 5 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो हम कोई टैक्स ही नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन इस बार के बजट में क्या प्रावधान किया गया है कि नई कर प्रणाली में पुराने वालों के लिए ये बेनिफिट नहीं है। जो पुरानी वाली ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये फायदा नहीं है। यदि आप नई कर प्रणाली में है तो स्लैब्स परिवर्तित हो गए हैं। 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक 10%। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो सरकार कहती है कि वैसे तो तुम्हारे ऊपर 25,000 रुपया टैक्स बन रहा है, लेकिन हम कोई टैक्स नहीं देंगे। यानी कि सरकार ने आपको 7 लाख तक रिबेट दे दिया। यहां तक पूरी कहानी याद आ गई? ठीक ना। तो ये हमने कल देखी थी किसकी, आयकर से संबंधित कहानी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि सरकार ने ये कहा है कि इस बार के बजट में सरकार ने ये कहा है कि आयकर प्रणाली में अगर आप आयकर का यदि आप भुगतान कर रहे हैं, आयकर प्रणाली में यदि आप आयकर का भुगतान कर रहे हैं यदि नई प्रणाली में अगर आप आयकर का भुगतान कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम अब नई कर प्रणाली को बना दिया जाएगा। डिफॉल्ट, जैसे कि आप मोबाइल फोन खरीदते हैं ना तो उसमें क्या होता है, पहले डिफॉल्ट सेटिंग होता है, फिर आप उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं कि मेरे को साउंड इतना रखना है, मेरे को ब्राइटनेस इतना रखना है, मेरे को फॉन्ट का साइज इतना रखना है। लेकिन एक डिफॉल्ट सेटिंग आती है ना जो अपने आप उसमें मौजूद रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट। अब जरा कहानी को समझिएगा। सरकार ने इस बार के बजट में क्या कर दिया है कि आयकर की डिफॉल्ट प्रणाली, आयकर की अदायगी की डिफॉल्ट प्रणाली नई कर प्रणाली होगी। समझ में आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि डिफॉल्ट प्रणाली कौन सी हो गई है? डिफॉल्ट आयकर प्रणाली नई कर प्रणाली को बना दिया गया है। बना दिया गया है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले जैसे आप जाते थे ना इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, तो जब आप अपना टैक्स वगैरह वाला डिटेल डाल रहे होते थे तो उस इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑप्शन के रूप में दिया रहता था कि इधर है ओल्ड टैक्स सिस्टम, इधर है न्यू टैक्स सिस्टम। आपसे बोला जाता था कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, ठीक ना, इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, क्या कि ओल्ड वाला अडॉप्ट करना चाह रहे हो कि न्यू वाला अडॉप्ट करना चाह रहे हो। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अगर आपने खुद अलग से मेंशन नहीं किया, खुद अलग से मेंशन नहीं किया क्या कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स फिल करना चाह रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही वो टैक्स फिल करवा देगा। इसी को क्या कह रहे हैं कि डिफॉल्ट टैक्स प्रणाली को नई कर प्रणाली बना दिया गया, ठीक ना। मतलब आपको खुद खोज के भरना होगा क्या कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपना टैक्स फाइल करना चाहता हूं, नहीं तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही डाल देगी। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसका मतलब क्या है, सरकार जो है वो इनडायरेक्टली पुश करना चाहता है इस न्यू टैक्स रिजीम को। क्यों? क्योंकि पुराने वाले टैक्स रिजीम में मैंने बताया ना कि कई सारी छूटें थी। अब सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह या बाकी अकाउंटेंट वगैरह के थ्रू, मतलब मैं देखिए सारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह अकाउंटेंट्स का मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या कि इनके माध्यम से, इनकी मदद लेकर कुछ लोग क्या करते थे, इस पूरे सिस्टम को जो है वो गलत तरीके से मिसयूज करते थे। क्या करते थे, वही छूटों के नाम पर जो है वो टैक्स चोरी की जाती थी, कर चोरी की जाती थी, ठीक। और उन्हीं छूटों के नाम पर वो बताया था ना टैक्स अवॉइडेंस, कर परिहार, कि कानून में कुछ कमियों का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, टैक्स बचा लिया जा रहा है। तो सरकार ने बोला क्या कि न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, ठीक ना, कि ना रहेगा ऐसी छूटें ना तुम उसका जो है मिसयूज करोगे। तो सरकार ने कहा क्या कि हम कोई छूट ही नहीं दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसके माध्यम से क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, इस न्यू टैक्स रिजीम को पुश करना चाह रही है, इसको ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है। इस लाइन से ही समझ में आ रहा है। दूसरा लाइन, एक बात बताइए, अगर सरकार को देना होता 7 लाख तक रिबेट, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी तो 7 लाख तक रिबेट दे सकती थी, लेकिन सरकार ने केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही 7 लाख तक रिबेट दिया है। यानी कि आप अगर 7 लाख तक अगर पैसे पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आपको अपने आप को न्यू टैक्स रिजीम में ही रजिस्टर करवाना होगा। बात समझ में आ रहा? तो इन प्रावधानों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, दिख रहा, इन प्रावधानों के माध्यम से न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो पुश दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। दिख रहा ना, जब मैं आपको बजट पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि इसका प्रभाव जो है वो हमें शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलता है। बजट में जो कुछ भी अनाउंस होता है उसका सीधा प्रभाव जो है हमें शेयर मार्केट में भी देखने को मिलता है। ये देखिए जिस दिन बजट आया उस दिन देखिए बीमा कंपनियों का हाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देख रहा है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस वगैरह बीमा वगैरह देती है, ठीक। ये देखिए बजट किस दिन आया है, 6 महीना, ये देखिए ये है 31 जनवरी। आपको मैं बता चुका हूं हर बार बजट किस दिन आता है, 1 फरवरी को। देख रहे हैं 31 जनवरी को इसके एक शेयर का प्राइस कितना है, 452 रुपया, और अगले ही दिन 1 फरवरी को 401। देख रहा कितना शार्प फॉल, एक दिन में 12% गिरा। आपका बैंक आपको साल भर में 3% देता है ब्याज, एक दिन में 12% शेयर गिरा है, ठीक। और दिखाऊं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको तो जानते ही होंगे LIC, इसका भी देखिए 6 मंथ का चार्ट, इसका खोजिए। ये देखिए ये कौन सा डेट है, ये डेट है 31 जनवरी, यानी कि बजट से एक दिन पहले। कितना है एक शेयर का प्राइस, 653 रुपया। अगले ही दिन इस शेयर का प्राइस कितना आ गया, 598। दिख रहा, लगभग 10% का फॉल इसमें भी, एक दिन में 10% का फॉल, ठीक।
मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा फॉल है, ये समझाने के लिए कि आप साल भर पैसा आते हैं ना तो बैंक आपको 3% देती है, यहाँ एक दिन में 10% शेयर गिर जा रहे हैं, अंदाजा लगा लीजिए। सारे बीमा कंपनियों का यही हाल था। देखना कितनी भी बीमा कंपनी आप देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देख लीजिए, एचडीएफसी देख लीजिए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देख लीजिए, जनरल इंश्योरेंस देख लीजिए, सबका यही हाल था। ठीक ना। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि सरकार जो है वो नई आयकर प्रणाली को अपनी तरफ से प्रमोट कर रही है। तो इससे इन कंपनियों को ये लग रहा है, या जो भी निवेशक है इन कंपनियों में, उनको ये लग रहा है कि यदि सरकार ही नई कर प्रणाली को पुश करेगी तो पुरानी प्रणाली में जो लोग हैं और जो टैक्स बचाने के चक्कर में बीमा में निवेश करते हैं या बीमा खरीदते हैं, अब तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो इन कंपनियों को नुकसान होगा। इसी कारण से दिख रहा है बजट आते ही एक ही दिन में 10% फॉल। क्यों? क्योंकि वो हल्ला मच जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है कि सरकार, सिंपल सी बात है, अपने क्षेत्र में सरकार से बड़ा गुंडा कौन हो सकती है? ठीक ना। तो जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही होगा ना। तो सिमिलरली भारत की सीमा रेखा के अंदर तो भारत सरकार है ना सबसे पावरफुल। कोई भी कंपनी, उसको तो भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप ही काम करना होगा ना। अगर भारत सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रही है तो उन कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उसी नकारात्मक प्रभाव के डर के कारण वो फॉल दिख रहा है आपको। 10% की जो गिरावट दिख रही है ना, उसके पीछे कारण वही। ये बात समझ में आ गया? डिफॉल्ट आयकर प्रणाली नई टैक्स रेजिम वाली है। क्लियर यहां तक? आगे समझिए। भारत की आयकर प्रणाली में क्या होता है कि इन स्लैब्स के अतिरिक्त 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वेतन भोगियों को। जो लोग वेतन प्राप्त करते हैं ना, उन वेतन भोगियों को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। बात समझ में आ रहा? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इस रूप में होता है कि यार तुम वेतन प्राप्त करते हो ना, मान के चलिए तुम्हारी सैलरी जो है वो 40,000 है, 50,000 है सैलरी है, तो साल भर में तुम्हारा जहां कहीं रेंट लेकर रह रहे हो उसका कुछ किराया होगा, आने जाने का कुछ खर्च रहा होगा, कुछ मेडिकल वगैरह का बिल रहा होगा, तो सरकार अलग से 50,000 रुपया उसके आय में से अलग मान के चलती है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि मान के चलिए कि यदि मैं पुराने वाले सिस्टम की बात करूं, पुराने वाले सिस्टम की यदि मैं बात करूं, अगर मेरी इनकम 5,50,000 तक रहती तो भी मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 5 लाख तो वैसे ही गवर्नमेंट द्वारा रिबेटेड है, और 50,000 का गवर्नमेंट मुझे अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है अगर मैं एक वेतन भोगी हूं तो। क्यों? क्योंकि आने जाने रहने में कुछ मेडिकल खर्च ये सब तो होंगे ही ना। यहां तक बात समझ में आ रहा? तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया करती है। इस कुछ सिस्टम को जो है वो वर्तमान में भी जारी रखा गया है, इस नई प्रणाली में भी जारी रखा गया है। यानी कि यदि कायदे से देखें तो अब आपको कितने तक जो है वो कोई टैक्स नहीं देना है, 7.5 लाख तक। क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिल रहा है आपको। 7 लाख तक वैसे ही टैक्स रिबेट है, और 50,000 का आपको अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जा रहा है, तो टेक्निकली तो देखें तो 7.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन इसमें सरकार ने एक और संशोधन किया है इस बार के बजट में। क्या संशोधन किया है कि यदि आपकी आय, अगर आप एक वेतन भोगी हैं और यदि आपकी वार्षिक आय 15.5 लाख से ऊपर है, 15.5 लाख से ऊपर है, तो उनके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 52,500 कर दिया गया। कहानी समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं कि यदि मैं एक वेतन भोगी हूं, मैं कहीं से वेतन प्राप्त करता हूं और उससे अपनी आजीविका कमा रहा हूं, तो सरकार क्या करती है, मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। क्यों देती है? आने जाने, रहने, खाने पीने में जो कुछ खर्चे हो रहे हैं, ठीक ना, बाकी जो जरूरत के, जो इधर उधर के छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए 50,000 का गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। इस बार के बजट में क्या प्रावधान किया गया है कि यदि आपकी वार्षिक आय 15.5 लाख से अधिक है,
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको पहले 50,000 का मिल रहा था उसको 5% बढ़ा दिया गया है और अब वो कितना कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, 52,500। ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 52,500। ठीक, ये देखिए बजट में ही दिखा देता हूं। उस दिन वाला प्रॉब्लम शुरू फिर खुल ही नहीं रहा। देख रहा कि इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन, देखिए अभी दिखाया था ना, इसमें पॉइंट नंबर ये देखिए, वी आर ऑल्सो मेकिंग द न्यू टैक्स रिजीम एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अभी बताया ना कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है। ठीक, लेकिन बोल रखा है हाउएवर सिटीजन विल कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द ओल्ड टैक्स रिजीम। ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर आपने चूज नहीं किया ना तो ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही माना जाएगा। और आपको इनफैक्ट मैं बता दूं कि आपका टैक्स रिजीम चेंज करना इतना भी आसान नहीं होता है। वो फोन जैसा नहीं होता है कि आप तुरंत जो है वो चेंज कर लिए, नंबर चेंज कर लिए या जो भी, वो बहुत टफ काम होता है। ठीक ना, बड़ा फतरज वाला काम होता है। यहाँ तक समझ में क्या है? यहाँ पॉइंट देखिए क्या है, फॉर द सैलरीड क्लास, यानी कि वेतन एंड पेंशनर्स, और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, क्या है, क्या बेनिफिट दिया गया है, जरा बेनिफिट देखिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स रिजीम, ईच सैलरीड पर्सन हु, जिसके पास कितना इनकम है, एनुअल इनकम 15.5 लाख से अधिक, उनको कितना मिलेगा बेनिफिट, 52,500 रुपया का। यही ना मैंने अभी आपको लिखवाया है, अरे यही तो मैंने अभी आपको लिखवाया है कि जितने भी सैलरीड क्लास वाले हैं, सैलरीड क्लास वाले हैं, अगर उनकी सालाना आय जो है तो 15.5 लाख से अधिक है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपया का मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, ये भी पॉइंट था आपका। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा ना? साथ साथ हम लोग बजट भी कवर कर रहे हैं, नई चीजें पता चल रही। हाँ भैया जी, चलिए, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड कहानी। अब जरा बात को समझिए आगे। ये बात ये है कि आपने जो टैक्स आपके ऊपर लग रहा है वो तो टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स। इस इनकम टैक्स के ऊपर भारत में आय कर के ऊपर अलग से आपको 4% का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया जाता है। उपकर लगाया जाता है, ठीक ना, बता रखा है मैंने उपकर उस दिन। उपकर क्या होता है, सेस जिसको हम कहते हैं। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक ना। तो यदि मान के चलिए मेरी इनकम जो है वो 8 लाख है, 8 लाख के हिसाब से कल आप लोगों को जोड़ के बताया था ना मैंने, कितना टैक्स मेरे ऊपर बन रहा था, 25,000 35,000 बन रहा था। अरे 3 3 2, ये वाला 3 जो है 0 से 3 वाला वो 0, इस पर कोई टैक्स नहीं, ठीक ना। उसके बाद 3 से लेकर 6 वाला जो है इस पर कितना 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा 15,000। 3 लाख का 5% 15,000, ठीक। और इधर जो 2 लाख बचा 6 लाख से लेकर 8 लाख तक, क्योंकि मेरी सालाना इनकम 8 लाख है तो 3 लाख से 6 लाख से 8 लाख तक, इधर 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000।
हुआ ना, तो 15 + 20 यानी कि 35,000। तो 35,000 ही मुझसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं जो टैक्स फाइल करूंगा ना वो केवल 35,000 का नहीं फाइल करूंगा। क्यों? क्योंकि इस 35,000 पर मुझे 4% अलग से सेस देना है। 8 लाख पर 4% नहीं देना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड में लिखवा रखा है कि उपकर का मतलब होता है कर के ऊपर लगने वाला कर, आय के ऊपर लगने वाला कर नहीं। तो कर के ऊपर, कर कितना बन गया आपका 35,000। इस 35,000 का 4% और देना है आपको। तो 35,000 का 4% कितना हो जाएगा? 35,000 का 4% 3,500, 350 ना। 1% 350, तो 350 गुना 4 कितना? 1400। 1400 रुपया और जुड़ जाएगा। अरे बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ, इतना तो कैलकुलेट करना आता होगा कि यदि 35,000 100% है तो इसका 4% कितना हो जाएगा? 3,500, 350, 350 गुना 4 1400, ठीक ना। तो 1400 रुपया और जोड़ दीजिए, यानी कि आपके ऊपर अभी टैक्स कितना बन रहा है? अब कितना टैक्स बन रहा है आपके ऊपर? इन दोनों को जोड़ के यहां लिख रहा हूं 36,400। ठीक, अब समझ में आया आपसे कैसे टैक्स लिया जाता है? आयकर, और उसके ऊपर आपका लगेगा उपकर अलग से। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये तो हो गया उपकर वाला। ये 4% जो है वो स्वास्थ्य एवं सेवा उपकर लगता ही लगता है। और मैंने उपकर में आपको बताया था कि उपकर के रूप में जो भी धनराशि प्राप्त की जाती है ना, उसका प्रयोग उसी उद्देश्य से होगा। यानी कि ये जो पैसा प्राप्त किया गया है ना, इसको स्वास्थ्य में ही खर्च कर सकती है गवर्नमेंट, या शिक्षा में ही गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। मतलब कानूनन तो ऐसा ही है, बाकी समझ ही रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया उपकर। इसके अलावा आपको मैंने बताया था क्या कि यदि भारत में आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से अधिक जा रही है, 50 लाख से अधिक जा रही है, तो आपके ऊपर आयकर लगेगा। जो भी आयकर बन रहा है उस आयकर के ऊपर उपकर लगेगा, लगेगा ना। अरे उपकर बता रखा है, उपकर तो लगेगा, 4% तो लगेगा ही ना, चाहे आपकी कितनी भी बन रही हो, 4% तो लग ही रहा है। लेकिन केवल 4% ही नहीं, क्योंकि आप सुपर रिच है ना, आप 50 लाख प्लस वाले में आ रहे हैं, तो इसीलिए आपके ऊपर जो है ना इसके अलावा अधिभार भी लगेगा, सरचार्ज जिसको कहते हैं। कल लिखवाया था परसों की क्लास में, 50 लाख से 1 करोड़ में कितना प्रतिशत अधिभार था जी? याद आ रहा है? अधिभार लिखवाया था मैंने, कितना प्रतिशत अधिभार लग रहा था 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में? नहीं याद आ रहा? भूल गए? पूरा चार्ट बनवाया था आप लोगों को। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, याद आ रहा? हाँ, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 15 से 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ या उससे आगे जो है वो कितना प्रतिशत? 25 करोड़। पहले जो 25%, पहले जो है वो 37% वाला भी स्लैब था, अब उसको समाप्त कर दिया गया। अब मैक्सिमम 25% तक का भी स्लैब है। तो यानी कि अब जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं कि 50 लाख मेरी इनकम है, ठीक ना। अरे सोचने में क्या जा रहा है, ठीक। तो मान के चलिए 50 लाख मेरी इनकम है, तो जरा देखते हैं कि मेरे को टोटल क्या टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक। साथ है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा सीसेट भी आपको समझना है ना, तो सीसेट का भी एग्जाम है। मान के चलिए 50 लाख है मेरी इनकम, न्यू टैक्स रिजीम में, याद आ रहा है? 0 to 3 तो कुछ नहीं, 0, ठीक। 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, और 15 plus 30%। यही था ना, यही है ना। चलिए आते हैं फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं थे, 0। 3 से 6 में 5% यानी कि 15,000, ठीक ना। 6 से 9 में 3 लाख हो रहा है, 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। साथ है, साथ चलिए 9 से 12 3 लाख, इस 3 लाख पर 15% लगाना है, 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 45,000। सही बता रहा हूं ना? क्या हो गया, कैलकुलेशन टफ लग रहा है? फटाफट कर रहे हैं हम लोग। इधर 3 लाख, 3 लाख पर 20% यानी कि 60,000,
और आगे कितना बच गया, 15 से हमें जाना है कितना तक, 15 से हमें जाना है 50 लाख तक, यानी कि 35 लाख। इस 35 लाख पर 30% लग रहा है, तो 35 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 35 लाख का 10% होगा 3.5 लाख ना, 3.5 गुना 3, 3.5 गुना 3 कितना हो जाएगा 7, 10.5 लाख ना, 10.5 लाख, 10.5 लाख। सही जोड़ा, सही जोड़ा, जोड़ दीजिए इन पूरे को, कितना हो जाएगा 15 + 30 यानी कि 45, 45 + 45 90, 90 + 7 1.5 लाख, 1.5 लाख इधर हो गया और 10.5 लाख उधर, यानी कि 12 लाख रुपया मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। अगर मेरी इनकम 50 लाख है तो 12 लाख रुपया मेरे ऊपर इनकम टैक्स बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया, मैंने पूरा जोड़ के दिखाया है आपको किस तरह से जोड़ा जा रहा है अलग अलग स्लैब के हिसाब से। ठीक, अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए मैंने कैसे जोड़ा है टैक्स को, अलग अलग स्लैब के हिसाब से मैंने जोड़ा है। एक बार फिर से दिखा देता हूं अलग पेज में। 50 लाख है मेरी इनकम, स्लैब क्या क्या है, 0 से 3 लाख जिस पर कितना परसेंट लग रहा है 0% लग रहा है। दूसरा है 3 से 6 लाख जिस पर कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है 5%। अगला है 6 से 9 लाख, अगला है 6 से 9 लाख जिस पर कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है 10%। इसके बाद है 9 से 12 लाख, इस पर लग रहा है 15%। फिर लग रहा है 12 से 15, इस पर लग रहा है 20% और 15+ इस पर लग रहा है 30%। यही था, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। यहाँ तो 0 है तो 0 रुपया। 3 से 6 लाख यानी कि 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा 15,000, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 लाख कितना है 3 लाख है, बीच में तो 3 ही लाख है ना, इस 3 लाख पर 10% यानी कि 30,000, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 9 से 12, फिर से कितना है 3 लाख, इस 3 लाख पर 15% यानी कि 45,000। फिर है 12 से 15, कितना है, ये भी 3 लाख है, 3 लाख पर 20%, 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा 60,000। 3 लाख का 20% 60,000 ना, 3 लाख का 10% 30,000 गुना 2, 20% निकालना है तो 60,000, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक, इसके बाद 15+ लिख रखा है तो 15+, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 लाख बचेगा ना। इस 35 लाख पर 30% लगाना है तो 35 लाख का 10% कितना हो जाएगा 3.5 लाख। हमें 30% चाहिए तो 3.5 गुना 2 7 और फिर 3.5 और जोड़ दो तो कितना 10.5 लाख हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक, जिन लोगों को इतना भी बेसिक कैलकुलेशन मैथ में करने में दिक्कत आ रही है, सीरियसली मेरी बात को कंसीडर कीजिए, आपको सीसैट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग इस कैलकुलेशन को भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको सीसैट पर काम करने की आवश्यकता है। देख रहे हैं ना इस बार यूपीएससी का लेवल, हाँ सीसैट के पेपर में ने रुला दिया है बच्चों को। मैं जिस दिन पेपर डिस्कस कर रहा था उस दिन मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को, क्या बोली थी कि देखिए जीएस के पेपर में अगर टफनेस बढ़ गई है, अगर जीएस का पेपर ज्यादा कठिन कर दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्यों, क्योंकि कट ऑफ नीचे चला जाएगा। ठीक ना, अगर जीएस का पेपर बहुत सरल बना देती यूपीएससी और मान के चलिए कट ऑफ 130 चला जाता, भी तो दिक्कत है ना। अगर सबके लिए इजी बना दिया है तो पेपर कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो जीएस के पेपर में टफ होने या इजी होने का आपके ऊपर डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब भी आप कट क्लियर कीजिएगा, चाहे कट ऑफ 70 ही क्यों ना जाए, 70 मार्क्स चाहे 130 मार्क्स ही क्यों ना जाए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप आराम से जो है वो कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करके आप निकल जाइएगा। लेकिन मुद्दा वहां आगे फंस रहा है कि सीसैट जो कि क्वालिफाइंग था, केवल 33% मार्क्स लाने थे, अगर उसको टफ करता चला जाएगा तब तो फिर अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर होते चले जाएंगे। आपका पता चल रहा है जीएस पेपर 1 में 120 नंबर आ रहा है और इसमें फेल हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं बोलने के लिए कि सर उसमें तो 110+ बन रहा है लेकिन सर सीसैट में बाउंड्री लाइन पर है। अगर सीरियसली इस मेरी बात को कंसीडर कीजिएगा, इससे ज्यादा सुइसाइडल कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि आपके जीएस पेपर में आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं और सीसैट में लटक गए। ठीक ना, तो जिनको इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, आपको
मतलब कंसीडर करना, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस सजेशन दे रहा हूँ कि आपको सीसेट पर मेहनत करने की आवश्यकता है। चाहे जहां से पढ़िए, जहां से तैयारी कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10% निकालना। 10% निकालने का सिंपल सा मतलब एक तो जीरो घटा दो, एक तो जीरो हटा दो। ठीक, जरा देखिए मेरे ऊपर इनकम टैक्स कितना बन रहा है। आईटी कितना बन रहा है, 15,000 प्लस 30,000 यानी कि 45, 45, 45, 90, 90, 60, 1.5 लाख और 10.5 लाख यानी कि 12 लाख रुपया मेरे ऊपर बन रहा है इनकम टैक्स। लेकिन 12 लाख की गवर्नमेंट थोड़ी लेगी मेरे से, इसके ऊपर क्या लगाएगी, वो लगाएगी 4% सेस। ठीक, इसके ऊपर कितना लगाएगी, 4% सेस। अब 12 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 12 लाख का 4% हो जाएगा 12 लाख में 1.5, 12,000। 12,000 गुना 4, 4 चौक 48, ठीक ना। अरे 12 लाख का 10% हो जाएगा 1.2 लाख। ठीक, और क्या बोलते हैं 1% हो जाएगा 12,000, 12 चौक 48,000, 48,000। ये 48,000 सेस है, ठीक, जो इसमें जुड़ेगा। इसके अलावा खाली इतने पे ही गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ देगी। गवर्नमेंट बोलेगी क्या कि आप तो 50 लाख वाली कैटेगरी में है, यानी कि बहुत माल कमा रहे हैं। पैसा कीजिए कि जो टैक्स लगा है ना आपके ऊपर 12 लाख, इसके ऊपर आप 10% सरचार्ज अलग से दीजिए, विभार अलग से दीजिए। तो 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1.2 लाख, यानी कि मेरे ऊपर टोटल टैक्स कितना बना, 12 लाख प्लस 1.2 लाख प्लस 48,000। जोड़ दीजिए पूरा कितना, 12 प्लस 13.2 और प्लस 48 यानी कि 13,68,000। ये बना मेरे ऊपर पूरा टैक्स। अब समझ में आ गया पूरा, अब क्लियर है। हाँ, अब तो पूरा आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ समझा दिया, पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझा दिया ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स किसको कहते हैं, किस तरह से, सॉरी, किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से पूरा जो है वो सेटअप चलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, किस तरह से इस पर उपकर लगाए जाते हैं, किस तरह से इसके ऊपर सरचार्ज लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप समझा दी। जब यहां तक समझ में आ गया है तो एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फिस्कल ड्रैग, राजकोषीय खिंचाव। राजकोषीय खिंचाव, फिस्कल ड्रैग, बात को जरा समझिएगा। फिस्कल ड्रैग का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक बार में अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो याद रहेगा हमेशा के लिए। बहुत ही दुखदाई स्थिति है ये, दुखदाई स्थिति है। कैसी दुखदाई स्थिति है जरा समझिएगा। मान के चलिए, बस मैं स्लैब के हिसाब से ही बात कर रहा हूं, मान के चलिए पहले मेरी सालाना इनकम जो है वो कितनी थी, सालाना इनकम थी, आपको पता है ना स्लैब, मैं स्लैब बता चुका हूं। 9 से 12 लाख पर कितना लग रहा है टैक्स हमारे यहाँ, 9 से 12 पर कितना लग रहा है, 3 से 6 में 5, 6 से 9 में 10, 9 से 12 में 15% लग रहा है ना। मान के चलिए मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम है 11,90,000। मेरी सालाना इनकम कितना है, 11,90,000। तो यानी कि मैं कितना टैक्स दे रहा हूं, मैं 15% टैक्स दे रहा हूं। इतना ही टैक्स दे रहा हूं ना, हाँ इतना ही टैक्स दे रहा हूं ना, मैं 15% ही दूंगा। 15% मतलब बाकी सारा जोड़ के मैक्सिमम 15% वाले स्लैब में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए क्या हुआ, क्या हुआ कि मेरा बॉस जो है वो मेरे काम से बड़ा खुश हुआ। उसने बोला क्या कि अमर, मान के चलो तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों को जो है बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल दे देकर जो है एकदम बातों को समझाते हो, ठीक ना, इमेजेस वगैरह बहुत बढ़िया से जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज करके समझाते हो, बच्चे बहुत खुश हैं। हम सोच रहे हैं ना तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते,
हम बोलेंगे सर कितना, कहा क्या कि ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा करते हैं कि 20,000 रुपया बढ़ा देते हैं तुम्हारे सालाना इनकम में। 20,000 बढ़ाया उन्होंने, मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी इनकम हो गई 12,10,000 हो गई ना। मेरी इनकम कितनी हो गई? 12,10,000 हो गई। अब जरा सोच के देखिए, इनकम मेरी बढ़ाई गई है 20,000 रुपया, और मान के चलिए कि इसके कारण अब मैं नेक्स्ट टैक्स स्लैब में आ जा रहा हूं। अब मैं 12 लाख प्लस में आ गया ना, तो अब मैं आ गया 20% वाले टैक्स स्लैब में। यदि आपके इनकम में जितनी बढ़ोतरी की गई है उसके कारण आपका स्लैब परिवर्तित हो जाए और आपके ऊपर टैक्स का बर्डन उससे ज्यादा आ जाए, मतलब बढ़ा थोड़ा लेकिन मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है राजकोषीय खिंचाव। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है राजकोषीय फिस्कल ड्रैग, कि जितना बढ़ा नहीं उससे ज्यादा तो मेरे को टैक्स देना पड़ गया है, ठीक ना। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है फिस्कल ड्रैग। ठीक, इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं और भी बढ़िया, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है ना, भारत में गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि 7 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिल रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, बाकी टैक्स तो देने पड़ते ही है। मान के चलिए मेरी इनकम सालाना कितनी थी, 6,90,000। मैं बहुत खुश, मतलब बहुत खुश तो नहीं लेकिन मतलब ठीक है, 6,90,000 मेरी सालाना इनकम है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और इंक्रीमेंट वगैरह हो, ग्रोथ वगैरह हो, लेकिन अभी क्या है, मैं 7 लाख वाले ब्रैकेट में पढ़ रहा हूँ, इस कारण से मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। बॉस आए या फिर मान के चलिए जो भी, बोले क्या कि नहीं तुम जो है बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, सुबह सुबह डेली आके बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक ना। ये दूसरी बात है कि बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे लेकिन तुम तो पढ़ा ही रहे हो, ठीक। हाँ, तो 7 लाख रुपया मतलब 6,90,000 थोड़ा सा कम लग रहा है। ऐसा करते हैं ना, तुम्हारा थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा दें? 20,000 रुपया बढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा क्या ही दें तुमको। तो 7,10,000 कर दी उन्होंने सैलरी। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या कि नहीं सर माफ कीजिए, 20,000 रुपया आप ही रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जरा सोच के देखिए, उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई कितनी, 20,000 रुपया। 20,000 ही बढ़ाई ना उन्होंने, हाँ 20,000 सैलरी बढ़ाई, लेकिन कल तक मेरे ऊपर जीरो टैक्स लग रहा था। 7,10,000 हो जाने के कारण 3 से 6 वाले में कितना हो गया, 15,000 टैक्स, और 6 से 7 यानी कि इस 1 लाख पर कितना अलग से लग गया, तो इस 1 लाख पर भी तो 10% लगेगा, तो 10,000। एक बात बताइए, मेरी सैलरी बढ़ी 20,000 और मेरे ऊपर टैक्स लगने लग गया 25,000 रुपया, है ना। मेरी सैलरी बढ़ी 10-20,000 रुपया, लेकिन मेरे ऊपर टैक्स कितना लगने लग गया, 25,000 रुपया, और इसके ऊपर तो सेस वगैरह अलग से जोड़िए ना 4% का। तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है फिस्कल ड्रैग, ठीक ना, कि आप एक नए टैक्स ब्रैकेट में चले जा रहे हैं जिसके कारण आपकी जितनी इंक्रीमेंट हुई है ना उससे ज्यादा आपके ऊपर टैक्स लग जा रहा है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, फिस्कल ड्रैग। आई होप फिस्कल ड्रैग अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है फिस्कल ड्रैग? हाँ गया जी। चलिए, जब फिस्कल ड्रैग क्लियर है तो अब नए टैक्स को देखते हैं, जो कि क्या है, ये है निगम कर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। आपको बताऊं, जीएसटी के लागू होने से पहले, ठीक ना, जीएसटी के लागू होने से पहले ये भारत में सबसे ज्यादा कर प्राप्ति में इसी का योगदान हुआ करता था। आप लोगों को बता रखा है मैंने, जब 15 फाइनेंस कमीशन आयकर कितना परसेंट लोग ही देते हैं, बताया था ना कि यदि टैक्स पेयर का परसेंटेज देखें, यदि वोटर के परसेंटेज के रूप में देखें कि जितने लोग वोट डालते हैं उसके कितने प्रतिशत टैक्स देते हैं, तो आप लोगों को बता रखा था, अरे वो 11th स्टेटस रिपोर्ट 60% लोग टैक्स देते हैं, और यदि टोटल पॉपुलेशन में देखें तो 2%, ठीक ना। तो आयकर जो है वो कम रखा है। तो लंबे समय तक क्या, जब तक जीएसटी नहीं आया था तब तक सबसे ज्यादा यदि कोई टैक्स के माध्यम से, किसी टैक्स के माध्यम से सरकार को आमदनी प्राप्त होती थी तो वो निगम कर हुआ करता था, ठीक ना। वर्तमान में भी यदि प्रत्यक्ष करों में देखें तो प्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा कर यही रहता है।
ठीक ना। इस बार तो शायद आयकर के बराबर हो गया है, 15-15 दोनों % था ना, इस बार दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी जनरली इसका वेटेज जो है वो ज्यादा रहा है, ठीक ना। तो निगम कर, पहली बात तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, सॉरी यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, सॉरी एक्सट्रीम प्रत्यक्ष कर है, पता रखा है आप लोगों को, निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना। यह कंपनी, केंद्र सरकार इसकी वसूली किस पर करती है, एक कंपनी के लाभ पर करती है, कि कंपनी कितना लाभ कमा रही है। जैसे मान के चलिए मैंने एक बिजनेस लगा रखा है एबीसी, अमर बिजनेस कंपनी, ठीक है, उसने साल भर में 5 लाख रुपया जो है वो कमाया, तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी क्या कि तुमने लाभ कमाया है, हमारे देश में कमाया, हमारे देश के संसाधनों का प्रयोग किया है, तो बदले में हमें टैक्स दोगे ना। हाँ, नहीं तो हम कैसे तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पता चले कल कोई पहुंच गया लाल झंडा टांग के 25% जो है वो दीजिए, तो फिर हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम तुम सड़कें जो बना के दे रहे हैं उसी पर तुम्हारी गाड़ियां चल रही है, तो बदले में टैक्स प्राप्त करना तो उसका अधिकार बनता है सरकार का। तो सरकार बोलेगी कि तुमने जो लाभ कमाया है ना इसके ऊपर हमें टैक्स दो। इसी को हम क्या कहते हैं, निगम कर, इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यहां तक बात समझ में आया। अब जरा समझिएगा कि भारतीय कंपनियों पर जो इनकम कॉर्पोरेट टैक्स है ये है वर्तमान में 30%, ठीक। भारतीय कंपनियों पर भारतीय कंपनियों पर निगम कर 30% की दर से लागू किया जाता है, 30% के रेट से लागू किया जाता है, ठीक ना। वहीं यदि कोई कंपनी विदेशी है जो भारत में रह के ऑपरेट कर रही है, तो विदेशी कंपनी पर निगम कर की दर है 40%। ये बात समझ में आया। भारतीय कंपनियों पर निगम कर की दर कितनी है, 30%, और विदेशी कंपनियों पर निगम कर की दर है 40%। इतना ही नहीं, यदि भारतीय कंपनी का लाभ एक साल में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, कितना, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो उसके ऊपर अलग से 7% का अधिभार भी लगता है। रुकिए मैं इसको एक बार मिटाता हूं, भारतीय कंपनियों वाले को एक साथ लिखता हूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। मैं क्या लिख रहा हूं कि भारतीय कंपनी पर निगम कर कितना है, 30%। लेकिन यदि भारतीय कंपनी ही है, लेकिन यदि इसका सालाना लाभ 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, 1 CR to 10 CR, तो इसके ऊपर जो है वो 7% का एडिशनल अधिभार लगता है। अब समझा चुका हूं मैं अधिभार, अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको सेस और सरचार्ज समझाया था, क्यों, क्योंकि हर जगह यूज होने वाला है। ठीक ना। अब देख लीजिए, अधिभार जो है वो लाभ पर नहीं लग रहा है, उस लाभ पर कितना टैक्स बना है, उस टैक्स का 7%। क्यों, क्योंकि उपकर और अधिभार जो होते हैं ये टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स होते हैं। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, एग्जाम में जाके गुड़गोबर ना करके आइएगा, ठीक ना। तो पहले बता दे रहा हूं ये टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, ठीक। यदि आपका लाभ, यदि भारतीय कंपनी का लाभ 10 करोड़ प्लस है, तो अधिभार की दर कितनी हो जाती है, अधिभार की दर हो जाती है 12%। यहां तक बात समझ में आई। ये भारतीय कंपनियों के लिए है। 1 से 10 करोड़ तक यदि आपका लाभ है सालाना, तो 7% अधिभार लगेगा। यदि आपका सालाना लाभ जो है वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आपके ऊपर कितना लगेगा, 12.5%। यहां तक बात समझ में आ गया। ये भारतीय कंपनियों से संबंधित है। अब जरा आते हैं विदेशी कंपनियों पर। विदेशी कंपनियों पर
जरा कहानी समझिएगा, मैंने क्या बोला था कि विदेशी कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है 40% के रेट से। चालीस प्रतिशत की दर से, ठीक। निगम कर कितने परसेंट पर लगाया जा रहा है? 40% की दर से लगाया जा रहा है। अब जैसे भारतीय कंपनियों में था कैटेगरी, वैसे ही यहाँ भी है कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी क्या है कि यदि विदेशी कंपनी 1 से 10 करोड़ तक का लाभ कमा रही है तो उसके ऊपर अधिभार कितना लगेगा? तो लगेगा 2% का। यदि विदेशी कंपनी है लेकिन वो कितना कमा रही है? 1 करोड़ से लेकर इस पर एडिशनल 2% अधिभार लगेगा। यदि कंपनी कमा रही है 10 करोड़ से भी ज्यादा तो इसके ऊपर कितना अधिभार लगेगा? 5%। बात समझ में आ रहा? इस पर कितना लगेगा? 5% अधिभार। तो जरा देखिए, आपको लग रहा होगा क्या कि सर इंडिया वालों पर ज्यादा अधिभार लगा रहे हैं, विदेशी वालों पर कम अधिभार लगा रहे हैं। पहला तो यही बच्चों को लगता है। सर बताइए कि काहे भूल जा रहे हैं कि भारत वालों पर टैक्स भी तो 30% लग रहा है और इन पर टैक्स भी तो ज्यादा लग रहा है 40%। हाँ, बात समझ में आ रहा? तो कायदे से इन्हीं के ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है। अब जरा सोच के देखिए, 40%, 10% सीधा ज्यादा है और उस पर 3% का टैक्स कम लग रहा है। तो जब संख्या ही बड़ी है तो उस पर 2% लगाओ तब भी ज्यादा दिखेगा ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो इसीलिए ज्यादा टैक्स लग रहा है विदेशी कंपनियों पर अगर ओवरऑल यदि हम देखें तो। क्यों? क्योंकि निगम कर 40% की दर से। यहां तक क्लियर है? ठीक, ये तो हो गया टैक्सेशन। अब जरा कहानी को आगे समझिएगा। दोनों, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, जो भी इन पर टैक्स बनेगा ना, निगम कर, जो भी निगम कर बनेगा, इस पर 4% स्वास्थ्य एवं सेवा उपकर तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? इस पर 4% स्वास्थ्य एवं सेवा उपकर तो अलग से देना ही पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक ना? तो ये है भारत में कौन से कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया? केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि हम भारत में विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2019 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया क्या कि हम भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। विनिर्माण का क्या मतलब होता है कि एक कच्चे माल को कुछ नए उत्पाद में परिवर्तित कर देना। जैसे कि गेहूं लिया, गेहूं तो बिस्कुट बना दिया, ठीक ना? जैसे कि दूध लिया, दूध से आइसक्रीम बना दिया, ठीक ना? जैसे मान के चलिए कुछ रॉ मटेरियल लिया, उससे कुछ नया बना दिया। तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है विनिर्माण उद्योग, ठीक ना? आपको मैंने बहुत बार ये बात बता रखा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा यदि कोई क्षेत्र रोजगार उत्पन्न कर सकता है तो वो होता है उद्योग क्षेत्र। एग्रीकल्चर में तो वैसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है, बता चुका हूँ, ठीक ना? सेवा क्षेत्र ज्यादातर काम जो है वो क्या हो रहे हैं, वो सिस्टम वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू हो रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? वो है उद्योग क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र को मैंने फर्दर क्लासिफाई करके आपको समझाया था जब मैं उद्योग चैप्टर पढ़ा रहा था। क्या क्या? निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, खनन हो गया, ये सब उसके कुछ भाग होते हैं। उसमें से विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। मतलब यदि हम ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करता है, लेकिन अगर हम उद्योग के अंदर भी देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार विनिर्माण क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, सरकार, मैंने बताया था ना, सरकार करों के माध्यम से अपनी नीतियों को भी लागू करवाने का प्रयत्न करती है। अब यदि सोच के देखिए, मैं सरकार हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दाढ़ी लंबी है मेरी, व्हाइट कलर वाली, ठीक ना? मोदी जी मान लीजिए थोड़ा पेट, मुझे क्या है, मुझे आपके जैसे आईएएस ऑफिसर ने किसी ने समझाया क्या कि सर जरूरी है भारत में रोजगार उत्पन्न करने की, 2024 में चुनाव भी तो आपको लड़ना है,
ठीक है, तो रोजगार थोड़ा सा उत्पन्न कीजिए। तो मैंने बोला क्या कि उपाय क्या है, तो आपने मुझे तुरंत सजेशन दिया कि सर विनिर्माण क्षेत्र में जो है ना वो उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। यदि विनिर्माण क्षेत्र में खूब नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी तो नए नए लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा, और ज्यादा रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होगी। तो मैंने बोला ठीक है, वो बात तो समझ में आया कि विनिर्माण में ये तो हमने भी पढ़ा था, ये तो हमने भी सुना था, ठीक, अच्छा है जहां से सुना हो, ठीक, हमने भी सुना था। कैसे करेंगे ये बताओ। आपने क्या सुझाव दिया, आपने बोला क्या कि ऐसा करिए सर कि बाकी कंपनियों के ऊपर 30% टैक्स ले रहे हैं ना, ऐसा कर दीजिए कि बोल दीजिए कि अगले 1 साल में या अगले 5 साल में, अगले 4 साल में जितनी भी विनिर्माण से संबंधित कंपनियां हैं ना उनको हम 22% ही टैक्स लेंगे। बात समझ में आ रहा है, विनिर्माण से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं उनको 22% ही टैक्स देंगे। तो आप जरा सोच के देखिए सर, अगर 30% से 22% टैक्स कर दिया जाएगा तो 8% उनका पैसा बचेगा, तो उस पैसे का प्रयोग करके वो और ज्यादा फैक्ट्री लगा पाएंगे कि नहीं, और ज्यादा फैक्ट्री लगेगी तो और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बात समझ में आया। तो मोदी ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, जब तुम बढ़िया वाले आईएएस ऑफिसर हो, ठीक ना। तो उस बात को अपना लिया गया, यही प्रोविजन किया गया कब 2019 में कि विनिर्माण से संबंधित कंपनियों के लिए, विनिर्माण से संबंधित कंपनियों के लिए निगम कर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। ये कहानी समझ में आ गई, बात समझ में आ रहा ना, यहां तक क्लियर है कि 22% कर दिया गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि केवल 22% ही नहीं है, इस 22% पर आपको जैसे वो वाला सिस्टम चल रहा था ना, अधिभार और उपकर वाला, नहीं अधिभार और उपकर वाला, यदि 10 करोड़ तक लाभ है तो 7%, यदि 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, तो वो वाला देना पड़ेगा। उपकर तो अलग से आपको 4% देना ही पड़ेगा। तो वो दोनों चीजें पहले पूर्ववत लगी रहेंगी, लेकिन फिर भी घटा दिया ना, 30% से घटाकर 22% कर दिया, कम थोड़ी है, ठीक। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहली बात तो यहां तक समझ में आ गई। इसके अलावा जरा बात को गौर से सुनिए, क्या होता था कि वैसे वाला जो निगम कर वाला सिस्टम है ना, इसमें और भी कई तरह की छूटें मिलती है, सरकार द्वारा कई तरह की छूटें मिलती है। इस वाले नए सिस्टम में यदि आप 22% के टैक्स पर अगर आप पे करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट की बोलती है क्या कि तब आपको छूटें नहीं मिलेगी, जो भी इधर उधर कुछ छूटें मिल रही थी ना वो सब छूटें नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लग रहा है सरकार पैसा कहीं छोड़ती है ना तो कहीं ना कहीं से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, क्यों, क्योंकि उनको भी तो पूरी अर्थव्यवस्था चलानी है, ठीक ना। तो क्या प्रोविजन मेंशन कर दिया गया कि जो कंपनियां 22% वाला टैक्स में अपना देना चाहती है टैक्स, तो उनको फिर जो कुछ छूटें मिलती थी वो छूटें नहीं मिलती। अरे जैसे बस वाले में था सिस्टम वही सेम, वो भी तो 2019 में ही किया गया था, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले बजट में जो है वो आम लोगों के लिए छूटों को समाप्त करके एक नया सिस्टम लाया गया टैक्स कम करके, वैसे ही अब कंपनियों के लिए लाया जा रहा है सितंबर 2019 में। तो लिंक करके अगर आप याद रखिएगा तो समझ में आता रहेगा। याद है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2019 में क्या किया गया था, वो पुरानी टैक्स सिस्टम की जगह नई टैक्स व्यवस्था लाई गई जिसमें छूटों को समाप्त कर दिया गया। तो पहले सरकार ने आम लोगों के लिए किया, फिर सरकार ने सोचा क्या कि कंपनियों के लिए भी कर देते हैं, लगे हाथ बढ़ावा भी मिल जाएगा विनिर्माण क्षेत्र को, और साथ साथ क्या हो जाएगा कि वो छूट वाला जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको यूज करके सेल कंपनी एंड ऑल दैट पूरा जो है वो हवाला उवाला एंड बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस होती है वो भी खत्म हो जाएंगी, ठीक ना। तो एक तीर से दो निशाने, लोगों को भी तो ऐसा ही आईएएस ऑफिसर बनना है कि बढ़िया सुझाव दीजिए, वो थोड़ी उतना समझ है। बात समझ में आ रहा है, ये जो मंत्रीगण वगैरह हैं ये लोग तो जनप्रतिनिधि है ना, इनके पास इतनी समझ थोड़ी है, तो ये सुझाव आप जैसे लोग ही तो दीजिएगा। इसी कारण से तो कहा जाता है ना कि देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं, नेता नहीं चलाते। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया सर, ऐसा ऐसा बोलते रहा कीजिए सर, थोड़ा सा सीना जो है ना वो चौड़ा होते रहता है, ठीक ना। तो 56 इंच चाहे नहीं पहुंचे लेकिन सर 46-47 तक तो जरूर पहुंच जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोलते रहा कीजिए, समझ रहे, ठीक, ये मन की भावनाएं हम समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि बाकी कंपनियों पर तो भारतीय कंपनियों पर 30%, लेकिन जो विनिर्माण से संबंधित कंपनियां हैं उन पर 22%। लेकिन इतना ही नहीं, सरकार ने आगे ये भी बोल दिया कि जो कंपनियां 2019 के बाद स्थापित होंगी, अब अगर कोई नई कंपनी लगाना चाह रहे हो विनिर्माण से संबंधित, नई विनिर्माण कंपनी
उस पर निगम कर 15% जरा देख रहे हैं बढ़ावा देने के लिए क्या सब किया जा रहा है, ठीक ना। अगर कोई नई कंपनी लगाना चाह रहे हो तो कितना 15% की दर से ही आपको इनकम टैक्स देना है। हालांकि इसमें क्लॉज था, क्लॉज क्या था कि इस कंपनी को ऑपरेशनल हो जाना होगा 31 मार्च 2023 से पहले 31 मार्च 2023 से पहले जो है वो काम करना तुम्हें प्रारंभ कर देना होगा। बात समझ में आ रहा? अरे ये पॉइंट समझ में आया? मतलब क्या है, आपने मान के चलिए रजिस्ट्री करवाई, फिर आपने जो है वो विनिर्माण के लिए आपको जमीन लेना होगा, फिर मान के चलिए उस पर फैक्ट्री बनाना होगा, पूरा सप्लाई चेन डेवलप करना होगा, पूरा मशीन करना होगा, तो इसमें लग जाता है 3-4-5 साल के आसपास का समय लग जाता है बड़ी फैक्ट्री में। इसमें क्या प्रोविजन यही था कि 31 मार्च 2023 के पहले तुमको प्रोडक्शन शुरू कर देना होगा। ऐसा नहीं बोलोगे क्या कि सर अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो रोड वाला काम बचा हुआ है, थोड़ा सा वो लेबर के लिए जो है वो क्वार्टर जो बनने थे वो नहीं बन पा रहे हैं। अरे क्वार्टर मतलब जहाँ रहते हैं वही वाला नहीं सोचिएगा आप लोग, ठीक ना। तो वो सब बनने में 31 मार्च 2023 से पहले आपको काम करना प्रारंभ कर देना होगा। तो क्या होगा, आपके ऊपर 15% की टैक्स की दर से ही टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट इसके माध्यम से क्या कर रही है, विनिर्माण कंपनियों को प्रमोट करना चाह रही है। उद्देश्य क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना। प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी, ठीक ना। तो निगम कर से संबंधित ये भी प्रोविजन है। यहां तक बात समझ में आया? इसके अलावा देखिए बजट 2023-22-23 में नया प्रोविजन लाया गया। क्या प्रोविजन लाया गया, क्या लाया गया कि वो तो पहले बोला था ना कि नई विनिर्माण कंपनी स्थापित करने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले जो है वो तुमको स्टार्ट कर देना होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको जो है वो 1 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 मार्च 2024 तक कि यदि आप नई कंपनी लगाना चाहते हैं तो 31 मार्च विनिर्माण कंपनी, कोई दूसरी कंपनी पर नहीं मिलेगा, ये विनिर्माण कंपनी, ध्यान रखिएगा, ये टर्म देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा, ठीक ना। विनिर्माण कंपनी पहले जो समय सीमा कितनी थी, 31 मार्च 2023 से पहले जो है वो परिचालन स्टार्ट करना होगा। अब इस सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2024 से पहले परिचालन प्रारंभ करना। 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। अब अगले साल तक मतलब 31 मार्च 2024 तक अगर आपने कोई विनिर्माण से संबंधित कंपनी लगाई और उसका परिचालन भी प्रारंभ कर दिया तो आपके ऊपर 15% की टैक्स लगेगी। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक ना। लिख देता हूं इसको भी। यहां तक बात समझ में आ रहा क्या है कि 31 इस समय सीमा को ये बात भी समझ में आ गई। 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया। इतना ही नहीं क्या कर दिया गया है कि 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित होने वाले स्टार्टअप को, ठीक ना, स्टार्टअप्स को कि स्टार्टिंग में 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के लिए कुछ जो है वो टैक्स से संबंधित बेनिफिट्स दिए जाएंगे। स्टार्टअप, आपको पता है ना भारत में स्टार्टअप्स वगैरह को जो है वो बूस्ट करने की बात चल रही है, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की बात चल रही है, ठीक ना। तो सरकार ने क्या कहा कि स्टार्टअप्स को मैंने उस दिन स्टार्टअप का डेफिनेशन बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। कैपिटल मार्केट जब चैप्टर पढ़ा रहा था ना पूंजी बाजार, तो उस टाइम स्टार्टअप को बहुत डिटेल में समझाया कि किसको स्टार्टअप कहते हैं, ठीक ना। उसके डेफिनेशन में क्या चेंज लाया गया है सब बताया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक।
ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक, क्या बताया था, जो थोड़े से इनोवेटिव तरीके के हों। इनोवेटिव तरीका का क्या मतलब है कि जैसा पहले नहीं होता, जैसे कि पहले आपने इमेजिन नहीं किया था क्या कि आप घर में फोन पर जो है ऑर्डर कीजिएगा, खाना घर पर पहुंच जाएगा। आज से 15 साल पहले आपने कभी ऐसा सोचा था? ठीक ना। तो जो इनोवेटिव तरीके के हों, आप जाते थे दुकानदार से 10 घंटा तक लड़ते थे कि नहीं भैया ये साड़ी ठीक नहीं है, सही सही लगाइए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, 10 तो साड़ी दिखवाते थे और तब आप सामान खरीदते थे। आज से 15 साल 20 साल पहले किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि आप मिंत्रा पर जाएंगे, आप सिंपल फिल्टर डालेंगे और उतने कलर के जो है आपको शर्ट्स दिख जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो इनोवेटिव तरीके के पहले तो बिजनेस हो, दूसरा क्या हो कि 10 वर्ष से ज्यादा पुराने ना हो, और तीसरा किसी भी साल जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई ना कर रखी हो। 25 करोड़ की 100 करोड़ का, उसने स्टार्टअप वाले चक्कर में आपको बहुत डिटेल में करवा रखा है, मतलब पूंजी बाजार में बहुत डिटेल में करवा रखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि स्टार्टअप को उनके स्थापना के प्रारंभिक 10 वर्षों में से 3 वर्षों में हम कुछ छूटे प्रदान करें, निगम कर में कुछ छूटे प्रदान करें। अब जरा फिर सोच के देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। इसका ऑब्जेक्टिव होगा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूम करना और ज्यादा बढ़ावा देना। तो सरकार क्या कह रही है कि अगले 10 साल में 3 साल तक हम जो है वो इनको मदद करेंगे। जो पहले था क्या कि जो 31 मार्च 2022 से पहले जो स्थापित हो चुकी हैं, ये समय सीमा इसलिए दे देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अभी स्टार्टअप आओ। तुमको लग रहा है कि तुम चला सकते हो तो आओ मैदान में, हम तुमको प्रॉफिट, हम तुमको बेनिफिट देंगे तभी ना। अरे नए नए स्टार्टअप आएंगे तभी तो रोजगार उत्पन्न होंगे, दिख रहा ना। अब क्या हुआ, 31 मार्च 2022 तक पहले था इसकी डेडलाइन। बाद में जो है वो गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया, पिछले बार वाले बजट में क्या बोला कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्टार्टअप्स को समस्या हुई है, तो हम इसे 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं। बढ़ा के कितना कर दिया गया, 31 मार्च 2023 किया गया। अब इस बार के बजट में फिर से बोल दिया है क्या कि 1 साल और बढ़ा देते हैं। अब करके कितना कर दिया गया है, अब करके कर दिया गया है 31 मार्च 2024। ये भी क्लियर हुआ, निगम कर वाला पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। क्या है निगम कर, क्यों है निगम कर, पता है। आप एक कंपनी देश में चला रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आप उस देश के कई सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, सरकार आपको सड़क प्रदान कर रही है, बाकी सारी संचार, बिजली, सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो उसके बदले सरकार जो है वो आपसे टैक्स भी लेगी। अरे उनकी शुल्क तो लेगी लेकिन उसके अलावा आपसे टैक्स भी लेगी, ठीक ना। तो वो जो टैक्स है वही क्या कहलाता है, निगम कर। निगम कर जो है वो लाभ पर लगता है। भारतीय कंपनियों पर यह 30% की दर से लगता है और विदेशी कंपनियों पर यह 40% की दर से लगता है। यदि लाभ जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो भारतीय कंपनियों पर 7% अधिभार लगता है और विदेशी कंपनियों पर 2% अधिभार लगता है। यदि लाभ जो है वो 10 करोड़ से अधिक है तो भारतीय कंपनियों पर कितना लगता है, कितना लगता था 12% और विदेशी कंपनियों पर लगता है 5%। यहां तक क्लियर है, ठीक। फिर मैंने बताया कि बजट में क्या प्रावधान लाया गया कि यदि विनिर्माण से संबंधित कंपनी है तो उसके ऊपर निगम कर जो है वो 22% की दर से लगाया जाएगा और जो नई स्थापित होने वाली विनिर्माण कंपनियां हैं उन पर तो 15% की दर से लगाया जाएगा। इस सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 मार्च 2024 तक। यहां तक क्लियर, ठीक। तो ये था हमारा निगम कर, यहां तक क्लियर है ना। अब जरा कहानी को समझिए, बड़ा मजेदार कहानी समझाने वाला हूं। अगला टैक्स है, इसको हम कहते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। जरा कहानी को पहले समझिएगा, उसके बाद मैं सारे डेटा बताऊंगा। मान के चलिए मैं चला रहा हूं एबीसी, अमर बिजनेस कंपनी, ठीक। मेरा क्या काम है, मेरा काम है क्या बनवाएंगे आप लोग बताइए, कोल्ड ड्रिंक बनाना, ठीक।
गर्मी का मौसम है इसलिए कोल्ड ड्रिंक दिमाग में आ गया, चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक बना के बेच रहा हूँ, कोको कोला को टक्कर दे। ठीक, स्टिंग आ ही गया, चार्ज आ ही गया, उसी टाइप का एक तो कोई सुपर ड्रिंक बन रहा। अब जरा कहानी को समझिएगा। मान के चलिए मैंने साल भर में जो है ना वो 1000 बॉटल्स बेचे, 1000 बॉटल्स बेचे, और जिस पर मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है, मेरा प्रॉफिट बन रहा है मान के चलिए 1 करोड़ का। अरे मोटा मोटी मान लीजिए 1 करोड़ का मेरा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक ना। इसमें से मान के चलिए मुझे 50 लाख रुपए मिल गए हैं। 50 लाख जो मुझे पेमेंट जहां से आने वाला है या जो भी आने वाला है, मैं तो फैक्ट्री हूं ना, तो मैं तो होलसेल को दे रहा हूं। मान के चलिए मैं अंबानी को दे रहा हूं, मतलब ये जो रिलायंस फ्रेश वाला जो पूरा चेन है या स्मार्ट बाजार वाला जो पूरा चेन है, मैं इनको दे रहा हूं। तो जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो तुरंत पैसा तो देते नहीं है। आपके गांव में चले जाइए, खाता लिखाया जाता है ना, ये लोग भी तुरंत नहीं दे रहे हैं। तो अंबानी या फिर मान के चलिए मुकेश अंबानी, इन्होंने क्या कहा कि हम दे देंगे, मतलब इनकी कंपनी ने हमें कहा क्या कि हम दे देंगे, अगले 1-2 महीने में दे देंगे, आपका पैसा सेटलमेंट कर देंगे, आप जो है वो अगला खेप हमें भेजिए। अब जरा देखिए कहानी को पूरे गौर से समझिएगा। कायदे से मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट तो हो चुका है, लेकिन मुझे अभी मिला 50 लाख ही है। बात समझ में आ रहा ना, इस प्रॉफिट का 50 लाख ही मुझे मिला है, ठीक ना। तो ऐसे प्रॉफिट को जो आपके खातों में तो दिख रहा है, कहा जाता है बुक प्रॉफिट। इसको कहा जाता है किताबी लाभ। किताबी लाभ मतलब क्या है इसका, कि आपके खातों में आपने जो काउंटिंग की है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बन चुका है, ठीक ना। लेकिन मिलेगा तब ना प्रॉफिट, प्रॉफिट तो बना हुआ है लेकिन कागज के बेसिस पर आप जाके थोड़ी खरीद लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको कहा जाता है बुक प्रॉफिट। और ये जो 50 लाख मुझे मिल गया है इसको कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको कहा जाता है प्राप्त लाभ, रियलाइज्ड प्रॉफिट। कहानी समझ में आ रही है यहां तक? एक हो गया बुक प्रॉफिट, एक हो गया रियलाइज्ड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट वास्तव में प्राप्त हो चुका है उसको कहते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। जिसकी संभावना है, जो प्राप्त बन चुका है, मतलब प्रॉफिट है मेरा, मैंने 15-15 रुपया मान के चलिए उसमें रॉ मटेरियल लगाया था और 35-35 रुपया का मैंने एक जो है उसको बेचा है। तो एक बात बताइए, पर बोतल मुझे 20 रुपया तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो किताबों में तो वो दिख रहा है पर बोतल 20 रुपया, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी मिला है मात्र कितना, 50 लाख रुपया। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस पूरे सिस्टम में क्या होता है। भारत में कंपनियां जो हैं वो जो टैक्स पे करती है ना, कंपनियां जो टैक्स पे करती हैं वो करती हैं आयकर कानून के माध्यम से। टैक्स करती हैं कंपनियां, देती हैं आयकर कानून के हिसाब से। लेकिन वो अपना खाता जो मेंटेन करती है ना, खाता, आपको पता है ना हर कंपनी का अपना एक खाता होता है, बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, टैली वैली करवाते हैं ना, अकाउंटिंग वगैरह करवाते हैं ना, हर कंपनी का खाता होता है। तो ये जो खाता मैनेज करती है ना, मेंटेन करती है, ये कंपनी एक्ट के अनुरूप करती है। एक दूसरा कानून है भारत में कंपनियों से संबंधित, जो कहा जाता है कंपनी एक्ट। तो ये कंपनी एक्ट के अनुरूप करती है। अब जरा देखिए इसमें क्या कहानी होती है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, पूरा गेम समझ में आएगा। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, मान के चलिए उनको टैक्स अभी देने का मन नहीं, अभी मान के चलिए पूंजी की आवश्यकता है, तो वो क्या करती है कि वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बुक प्रॉफिट के रूप में दिखाती है कि मेरा प्रॉफिट तो बन गया है लेकिन इसको अभी हमें मिला नहीं, ठीक ना। तो सरकार को क्या कहती है कि सरकार मिला नहीं है तो हम कैसे आपको टैक्स देते, मिलेगा तब ना टैक्स देंगे, पैसा आया ही नहीं है तो हम कैसे टैक्स दे दें, ठीक ना। तो क्या करती हैं कंपनियां, ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ को, या तो लाभ दिखाएंगी ही नहीं, जीरो दिखा दो तब तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि निगम कर तो आपको लाभ पर लग रहा है ना। तो वो या तो अपने आप को लॉस में दिखा देती है, या फिर क्या दिखा देती है कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है अभी तक, ये केवल बुक प्रॉफिट है, यानी कि किताबों में है, रियलाइज नहीं हुआ, अभी पैसा मिला नहीं, ठीक ना। तो यही गेम चल रहा था, यही गेम चल रहा था। तो क्या हुआ, आए कुछ क्या बोलते हैं सरकारें वगैरह, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा गंदा गेम चल रहा है, बुलाया गया आपके जैसे किसी जो है वो ब्राइट आईएएस ऑफिसर को बुलाया गया,
कि बताओ देखो ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, अब इसको क्या ही किया जाए, अब इसमें कैसे किया जाए, इसमें क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट ने मतलब उस आईएएस ऑफिसर ने ये सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं कि सर जो किताबी लाभ बन चुका है ना, किताबी लाभ तो बन चुका है ना, इस किताबी लाभ के ऊपर लगा देते हैं टैक्स। किताबी लाभ पर उन्होंने बोला क्या कि कितना टैक्स लगा दो, 18.5%। तुम्हारे किताब में दिख रहा है ना 1 करोड़ रुपया तुम्हारा प्रॉफिट है, तो इस पर कितना दे दो तुम, 18.5% जो है वो दे दो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। नाम में ही है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। तुम निगम कर नहीं दे रहे हो ना हमको, निगम कर तुमको 30% देना है, तो कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं देना चाह रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, तुम न्यूनतम कुछ भी दे दो हमें। अरे वो ऐसे ही है, जैसे नहीं आप बोलते हैं, आप जाते हैं किसी से काम करवाने के लिए तो बोलता कुछ एडवांस दे दीजिए, हाँ? तो ये उसी तरह का है। उस आईएएस ऑफिसर ने क्या सुझाव दिया उनको ये सुझाव दिया कि सर कोई बात नहीं, निगम कर तो हम लोग लाभ कर लेते हैं, लाभ अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो तब तक वो क्या करे सर, 18.5% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दे, ठीक ना। और अगले 15 साल के अंतर्गत, 15 साल के अंतर्गत एक बात बताओ, तुम्हारा लाभ बन चुका है ना, एक अगले 6 महीना में मिल जाएगा, नहीं तो 1 साल में मिल जाएगा, नहीं तो 2 साल में मिल जाएगा। अरे 1-2 साल में तो मिल ही जाएगा ना, हाँ? इससे ज्यादा कितना डिले होगा। ठीक, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, चलो 15 साल तक का टाइम दिया तुमको कि 15 साल में तुमको जब भी वो प्रॉफिट मिल जाए जो तुमने किताबों में दिखाया था ना कि मेरा प्रॉफिट तो बन चुका है लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है, तो 15 सालों में जब भी तुम्हें वो प्रॉफिट मिल जाए तो क्या कर देना, जब भी लाभ तुमको वास्तव में मिल जाए, मतलब बुक प्रॉफिट नहीं वास्तव में मिल जाए, जब भी लाभ वास्तव में मिल जाए तो क्या करना, हमें इन पर निगम कर दे देना, जितना तुमने लाभ कमाया है इस पर निगम कर दे देना, हम तुम्हारा मैट जो है वो वापस कर देंगे। तो कहानी समझ में आया? हाँ, तुम तो यही बोल रहे थे ना कि सर अभी आया नहीं है पैसा तो हम कैसे दे दें आपको, यही बोल रहे थे ना, तो ऐसा करो तब तक कुछ न्यूनतम दे दो, और 15 साल का हम तुमको टाइम दे रहे हैं, 15 साल में जब भी तुमको वो पैसा दे दे अंबानी जी तो क्या कर देना, हमें हमारा 30% दे देना, क्यों, क्योंकि निगम कर 30% है, तुम 30% हमें दे दोगे, हम तुम्हारा 18.5% जो है वो वापस कर देंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पर। अब कहानी समझ में आई? अरे कहानी समझ में आई किस तरह से जो है वो चलाई जा रही है। साल 2019 में इसी मैट को घटाकर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। मैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50%, यानी कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है कि यदि आप किताबी लाभ दिखा रहे हैं कंपनी एक्ट कानून के अंतर्गत, यदि आप किताबी लाभ दिखा रहे हैं, क्या कि सर किताबों में तो लाभ दिख रहा है लेकिन वास्तव में लाभ हुआ, तो सरकार बोलेगी तो कोई बात नहीं, 15% दे दो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, 15 साल का टाइम दे रहे हैं तुमको, 15 साल में तो कमा लोगे, 15 साल में तो मिल जाएगा ना तुमको, जब मिल जाएगा तो कॉर्पोरेट टैक्स दे देना ना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ले लेना। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 15 साल तक नहीं दे पाए तो फिर दोनों भूल जाओ, टैक्स तो ले भी करेंगे हम, निगम कर तो लेंगे ही, चाहे 16वें साल में तुमको अंबानी जी ने दिया हो, हम तब अगर 15 साल तक अगर तुमने दे दिया तब हम तुम्हारा मैट वापस कर देंगे, लेकिन अगर 15 साल के बाद अगर तुमने प्रॉफिट बुक किया है तो हम निगम कर तो कंठा पर चढ़ कर लेंगे, लेकिन फिर हम मैट भी वापस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यदि 15 साल की अवधि पूरी हो गई, 15 साल की अवधि के उपरांत साल की अवधि के उपरांत मैट तो लिया जाएगा नहीं, लाभ प्राप्ति पर
निगम कर तो लिया जाएगा, परंतु मैट की वापसी नहीं होगी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की वापसी नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आया कि निगम कर तो हम लेंगे तुमसे, चाहे तुम 15 साल क्या तुम 50 साल बाद भी अगर प्राप्त करो, तब भी अगर तुम्हारे खाते में दिखा कि ये 2005 का पेमेंट है जो इतने साल से फंसा हुआ था, अंबानी जी ने नहीं दिया, उनके पुत्र ने भी नहीं दिया, उनके पोते ने दिया है, चाहे 2065 में ही तुमने क्यों ना प्राप्त किया हो, हम छाती पर चढ़ के हम निगम कर तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उस काउंटिंग में लिखा होता है ना कि ये 2005 का था जो आया है अब, तो हम लेंगे तो जरूर इस पर निगम कर, लेकिन फिर हम तुमको तुम्हारा मैट वापस नहीं करें। 15 साल बहुत बड़ी अवधि है, ऐसा थोड़ी है कि तुम लेके बैठे रहोगे क्या कि हमको सर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, डेली एक के बहाना नहीं चलेगा। ठीक, तो ये है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से संबंधित पूरा प्रोविजन। अब जरा सुन लीजिएगा, इस पूरे सेटअप में क्या किया गया है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वाले सेटअप में जो अवसंरचना से संबंधित कंपनियां है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनी है, इनको छूट दी गई है। तो छूट दी गई है। तो पता है अवसंरचना कंपनियां जो होती हैं बहुत लंबे समय में काम करती हैं, और मतलब बहुत डिलेड काम होता है, ठीक ना, बहुत डिलेड काम होता है, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अटक गया, वहां अटक गया, जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन, वहां से क्लियरेंस मिलना, तो इसीलिए इनको 15 साल भी कम पड़ता है। प्रॉफिट तो मान के चलिए इन्होंने बना दिया तब, लेकिन पैसा आने में 15 साल से भी ज्यादा की अवधि मिल जाती है, तो इसीलिए अवसंरचना कंपनियों को जो है वो इसमें छूट दे दी गई है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। इसके अलावा आपको पता है भारत में एक और तरह की कंपनियां होती है जिनको हम कहते हैं सहकारी समितियां, सहकारिता पर आधारित सहकारी समितियां, ठीक ना, जैसे कि अमूल है, अमूल सहकारी समितियों का एक बढ़िया उदाहरण है। सहकारी समितियों के बारे में आपको गवर्नेंस वाले सेक्शन में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, सहकारी गवर्नेंस और क्वालिटी वाले सेक्शन में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए सहकारी समिति का क्या मतलब है, कई सारे लोग एक कानून के रूप में साथ आ रहे हैं, एक इनफॉर्मल रूप में साथ आते हैं और क्या करते हैं, साथ मिलकर कोई उद्यम वगैरह को जो है वो चला रहे हैं। सहकारी समिति पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इससे संबंधित कानून भी है, राज्य सरकार की कानून वगैरह है, ठीक ना। तो सहकारी समितियां, जैसे कि अमूल एक एग्जाम्पल दिया ना मैंने, इन पे भी पहले मतलब उनमें तो मान के चलिए 2019 में ही चेंज करके 18.5% से 15% कर दिया गया था, लेकिन सहकारी समितियों पर पिछले साल तक 18.5% का ही मैट लग रहा था। तो पिछले साल के बजट में सहकारी समितियों पर भी मैट को घटाकर 18.5% से कितना कर दिया गया है, 15%। तो वर्तमान में इन पर भी 15% ही मैट लगता है, लेकिन मैट लगता है। इससे ये पता आपको ये भी चल रहा होगा कि ये भी वो वाला बहाना नहीं बना सकते हैं कि सर प्रॉफिट तो हो गया है लेकिन सर अभी मिला नहीं है तो कैसे दे दें आपको, तो वो वाला बात इनको इन पर भी नहीं चलता। तो 15% इनको भी मैट देना ही पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। सहकारी समिति की चर्चा हुई है, तो सहकारी समिति पर थोड़ा सा और देख लीजिए कि भारत में सहकारी समितियां भारत में जो सहकारी समितियां हैं इनके ऊपर अधिभार जो था वो पहले 12% लगा करता था, पिछले साल के बजट में इसको भी घटाकर 7% करने की घोषणा की गई है, जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक कमाते हैं। यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ लाभ वाले पर मतलब बाकी कंपनियों की तुलना में इनको भी एक जैसा कर दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि बाकी कंपनियों में तो चेंज कर दिया गया, दिख रहा ना, बाकी कंपनियों में चेंज कर दिया गया, लेकिन ये पीछे छूट गए थे, इनमें चेंज नहीं हुआ था सहकारी समितियों में, ठीक ना। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद पिछली बार जो है वो पंजाब में चुनाव भी था, इस कारण से भी चेंज किया गया, क्योंकि सहकारी समितियां वगैरह थोड़ी सी उधर ज्यादा है, तो शायद लुभाने के लिए, तो वो तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है,
ठीक। लेकिन क्या किया गया पिछले बार के बजट में, दो चीजें मेजर किए गए। एक तो पहला मैट को उनके लिए भी 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया ताकि सारी कंपनियों के बराबर हो जाए। और दूसरा, जैसे सारी कंपनियों पर 1 से 10 करोड़ के प्रॉफिट के बीच पे कितना लगता था, 1 से 10 करोड़ के प्रॉफिट पर 7% लगता था, तो इनको भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। तो ये है मुख्यतः सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान। यहां तक बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये था आपका निगम क्या बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से संबंधित पूरी कहानी। यहां तक बात समझ में आया। एक और छोटा सा समझ लीजिए पॉइंट, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कल की क्लास, ठीक ना। ज्यादा टैक्स हो जाएगा, मुझे पता है थोड़ा सा ड्राई है, क्योंकि एक नया टैक्स समझ पाना, पूरा उसको पचा पाना। एक छोटा सा टैक्स बता दे रहा हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। इसको कहते हैं टीडीएस। सुना है टीडीएस क्या कहता है? इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि स्रोत पर ही कर काट लेना। स्रोत पर ही कर काट लेना, ये क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। आपको इसका सेटअप सुन के ऐसा लगेगा कि सर ये तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 1000 डॉक्यूमेंट खोल के दिखा दूंगा कि सीबीडीटी के अंतर्गत आता है। मैं आपको सीएजी का रिपोर्ट खोल के दिखा दूंगा क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। आपको कई सारे मल्टीपल वेबसाइट्स पर इसको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिखाए मिलेंगे, लेकिन मेरी गारंटी है अगर आप बोलिए तो मैं खोल के दिखा दूंगा आपको, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपको ये डायरेक्ट टैक्स दिखेगा। ठीक ना। कहानी समझिए टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का मतलब है, मान के चलिए मैं अपने आप को मैंने इनकम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, मैं आयकर अदा ही नहीं करता हूं, मेरा कोई खाता ही नहीं है, या फिर मैंने ना रजिस्ट्री करवा रखी है। अब जरा सोच के देखिए, मेरा जो संस्थान है या फिर मान के चलिए जो भी है बॉस है, वो मुझे पेमेंट करना चाह रहा है, मेरी सैलरी मुझे देना चाह रहा है। तो टीडीएस क्या कहता है? टीडीएस का मतलब होता है कि जो भी मुझे सैलरी दो ना, उसका 10% काट कर मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं ही नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि ये कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है? तो गवर्नमेंट कहती है कि सोर्स पर ही, स्रोत पर, जहां से तुम उसको पैसा देने वाले हो ना, वहीं पर उसमें से 10% काट के हमें दे दो। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सरकार, मेरा तो है ही नहीं कोई खाता, तो सरकार को कैसे पता चल रहा है? पता ही नहीं चल पाएगा। तो सरकार कहती है कि जितने भी, अब जरा सोच के देखिए, एक कंपनी में 50 इंप्लॉय, तो 50 इंप्लॉय के पीछे भागना ज्यादा कठिन होगा ना सरकार को। सरकार सीधे जो है मालिक को पकड़ेगी कि सबका जितना जितना सैलरी दिए थे ना, सबका 10-10% काट के दो। देखना, अब जरा देखिए इसके दो फायदे। पहला फायदा क्या होगा कि 10-10% गया तो सरकार के पास शॉर्ट टर्म में पैसा आ गया ना अपना काम करने के लिए। पहला तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा, सरकार को पता है कि अच्छा इनको जो है वो कितना सैलरी जा रहा है। अरे 10% के हिसाब से वो निकाल लेगी ना कि आपकी सैलरी कितनी है, इनको कितना जा रहा है, इनको कितना जा रहा है, इनको कितना जा रहा है हर महीने। इसके बेसिस पर साल भर में कितना गया ये भी सरकार को पता चल जाएगा। ठीक ना। अगर साल भर में आपको जितना पैसा मिला है, अगर वो कर के दायरे से नीचे रहता है, तो सरकार आपका जो जितना 10-10% उसने जमा किया था ना, वो सारा इंटरेस्ट के साथ आपको साल के बाद वापस कर देती है। बात समझ में आया? इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर देगी। लेकिन अगर ये टैक्स के दायरे में आ रहा है, क्यों? क्योंकि 10-10% के बेसिस पर सरकार को पता चल जाएगा। अब जरा सोच के देखिए ना कि 10-10% ही यदि सरकार के पास 1 लाख जमा हो चुका है आपके नाम पर, तो इसका मतलब आपकी सालाना आय कितनी हो गई? 10 लाख है ना। अरे 10 लाख का 10% ही तो 1 लाख होगा। तो अगर हर बार जमा कर करके साल भर में सरकार के पास आपके नाम से 1 लाख रुपया जमा हो चुका है टीडीएस के रूप में, तो सरकार समझ जाएगी इसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख के हिसाब से तुम टैक्स दो। फिर अरे वो जो ब्रैकेट्स में दो टैक्स लो, और तुम्हारा जो भी जमा हो गया है उसमें से एडजस्ट करके जो तुम्हारा बच रहा होगा वापस कर देंगे, अगर नहीं बच रहा होगा तो तुम और दो। अरे 10 लाख वाले में 10% या 15% के आसपास का ही तो टैक्स ब्रैकेट है। मान के चलिए किसी का 25 लाख पड़ रहा है, किसी का 30 लाख पड़ रहा है, तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक ना। तो सरकार इस हिसाब से एडजस्ट करती है। देख रहे हैं दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा क्या हो रहा है कि सरकार को पता चल जा रहा है कि कौन कितना कमा रहा है। देखिए इसके कारण टैक्स की चोरी कम हो जाएगी ना।
बात समझ में आ रहा? दिस इज द सिस्टम ऑफ टीडीएस। यहाँ तक क्लियर हुआ टीडीएस? ठीक, कोई नहीं, टीडीएस के बारे में कल एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे स्टार्टिंग में। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आज की क्लास आपको बेकार लगी होगी। कई नए टैक्स के बारे में आज हमने जाना, जिनके बारे में कई आप लोगों में से कईयों ने तो सुना भी नहीं होगा, ठीक ना। जिन लोगों ने सुना होगा उन लोगों को और थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, पर जिन लोगों को और ज्यादा क्लियर था उनको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, ठीक ना। तो जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम आगे बढ़ेंगे टैक्स में ही। कल हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स, गूगल टैक्स, इन सब चीजों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो कल की क्लास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई नहीं, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।